आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के साथ आए हुए हैं और इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि आपके सामने है, देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भाषा को परखने की योग्यता या क्षमता का जो अभ्यास होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। और पैसेज तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी पुस्तक या किसी पाठ का लिया हुआ अंश, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देखते होंगे आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल कॉम्प्रीहेंशन पैसेज खूब पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग अनसीन पैसेज भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इस चीज को कैसे, ये हमारी समस्या का हल होता है, कैसे हम लोग इस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, कैसे अपनी मास्टरी कर सकते हैं, इस पर हम लोग एक विचार करते हैं। देखिए जैसे मैंने पिछली भी कक्षा में आपको बताया था, पिछली भी क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग ग्रामर के रूल को प्लस हम लोग अपनी वोकैब को लगातार बढ़ाते जाएंगे। पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना, सारी क्षमताओं का हम लोग अपने विस्तार करेंगे और उसको हम लोग और अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। आप लोग जरा देखिए, ये देखिए पैसेज है जिसको एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट आप लोग समझ जाइए। देखिए आप लोग अपनी वोकैब को एकदम से सही करते हुए चले जाओ, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट का मतलब ही होता है किसी पुस्तक या किसी पाठ से लिया हुआ अंश, ठीक है ना। ये आ गया। देखिए ये इंटरमीडिएट की एक किताब से लिया हुआ पहले पाठ का ही लिया हुआ ये पाठ है, जिसमें दिखा हुआ है ये लेखक का नाम है और ये पाठ का नाम है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं, जब किसी पाठ को पढ़ते हैं, जब किसी लेसन को पढ़ते हैं, तो हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे अपनी वोकैब को बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के लिए वो चीजें हितकारी हो सकती हैं, इस पर हम लोग आज एक ध्यान देंगे और इस चीज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे लिखा हुआ है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। अब देखिए हम आपको ये शब्द बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा जी, पेशेंस के साथ पढ़िए, शब्दावली बढ़ानी है, अपने शब्द को बढ़ाना है, शब्द को सीखना है, तो निश्चित ही धैर्य के साथ हमें काम करना होगा। देखिए स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट का मतलब ही होता है शुरू करना। स्टार्ट का मतलब क्या होता है जी, शुरू करना। शुरू करना क्या है जी, जरा ध्यान दो, प्रारंभ करना। प्रारंभ करना क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं आरंभ करना। और आरंभ होना भी होता है, शुरू करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना। अगर हम लोग अब इंग्लिश की बात करें, देखिए हिंदी में आप जान गए, अब अंग्रेजी में भी हम लोग जान जाते हैं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं बिगिन, इसी चीज को हम लोग कहते हैं कमेंस, कमेंस। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं ओपन, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनॉग्रेट, ठीक है ना। जब किसी चीज को एक सेरेमनी करते हैं जिसका मतलब होता है उद्घाटन करना, शुरू करना, ओपन, कमेंस, बिगिन। अब एक एक बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी चीज से आगे चल के फ्रेजल मीनिंग भी बनने लगती हैं, फ्रेजल शब्द भी आने लगते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही कठिन कर देते हैं। ध्यान देना। अब एक चीज और भी ध्यान दो, अब आप लोग इसको नोट कर लिए, जान गए होंगे कि स्टार्ट का मतलब शुरू करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना होता है, और बिगिन, कमेंस, ओपन भी होता है, इनॉग्रेट भी होता है। लेकिन इसी स्टार्ट का मतलब भी होता है चल देना। अब आप ध्यान दीजिएगा जी, चल देना। अब चल देना क्या है जी, रवाना होना। रवाना होना क्या है जी, ध्यान देते रहिए। अब आप लोग प्रस्थान करना, आप लोग लिखते रहिएगा, चल देना, रवाना होना, प्रस्थान करना। और फिर होता है निकल पड़ना,
आराम से समझिए। अब आप लोग ये मेरे से सवाल कर सकते हैं कि सर आप इतनी चीज क्यों बता रहे हैं, चल देना, रवाना होना, निकल पड़ना, प्रस्थान कर जाना। देखिए विद्यार्थियों, आप मेरे मोटिव को समझिए। मेरा मोटिव ये है कि कल की डेट में जब आपको इंग्लिश समझना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना पड़ेगा, तो आपके पास कोई भी आइडियाज पहले माइंड में आपके हिंदी में आती हैं और आप उसको अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप उसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते हैं, अच्छे से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर लेते, आप किसी भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले जैसे मैंने बताया, स्टार्ट को आप अच्छे से समझ लें। ध्यान देना, शुरू करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना, ये हो गया आपका। स्टार्ट का एक अर्थ और भी होता है जिसका मतलब होता है चल देना, रवाना होना, प्रस्थान करना, निकल पड़ना। ठीक, जैसे मैं कहूं कल मैं दिल्ली के लिए चल दूंगा, कल मैं दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा, कल मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान करूंगा, कल मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ूंगा। तो सारी चीजें एक ही हैं। अब चाहे आपके दिमाग में निकल पड़ना आए, चल देना आए, प्रस्थान कर देना आए, रवाना कर देना आए, तो आप जान जाओगे स्टार्ट हो गया। लेकिन इस पे ध्यान देना है, जहां के लिए आप निकलेंगे उसको किससे जोड़ेंगे? फॉर। स्टार्ट फॉर। स्टार्ट फॉर का मतलब अब क्या हो गया? के लिए निकल पड़ना, के लिए चल देना, के लिए रवाना हो जाना, के लिए प्रस्थान कर जाना। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है स्टार्ट फॉर। समझ गए होगे ना मेरे विद्यार्थियों? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी मैं स्कूल के लिए चल दिया। देखिए हम लोग इतना लंबा सफर किए, लेकिन अभी भी इसमें हम लोग और भी सीखेंगे सारी चीजें। अब देखिए इन्हीं का मतलब क्या हुआ, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उबिएगा नहीं, और ये सब नोट करते चलिए। इसी चीज को हम लोग कहते हैं सेट आउट फॉर। ये चीज मैं अपने यहाँ 12वीं की क्लास, 12th की क्लास को इसी तरह से पढ़ाता हूं। तब सारे बच्चे जाकर के ओकैब में अच्छे होते हैं और आगे चल के हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। तब जाकर के कहीं किसी बच्चे को सफलता मिलती है। ठीक है ना। पेशेंस के साथ पढ़ना होता है। देखिए चल देना क्या होता है? सेट आउट फॉर। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लीव फॉर। इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिपार्ट फॉर। डिपार्ट फॉर। ओके, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? अब देखिए स्टार्ट फॉर को मैंने 3-4 हिंदी और 3-4 इंग्लिश भी बता दिया। ठीक है ना। अब कोई कहे स्टार्ट फॉर क्या है, तो आप कहोगे स्टार्ट फॉर चल देना, रवाना हो जाना, प्रस्थान कर जाना, निकल पड़ना। और उसी चीज को अंग्रेजी में भी आप समझ गए, सेट आउट फॉर, लीव फॉर, डिपार्ट फॉर। जब हम लोग किसी भी किताब को पढ़ रहे हों तो उसको पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें, हम उसके वोकैब को समझने की कोशिश करें, शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करें, तब हम लोग अंग्रेजी में मजबूत हो सकते हैं। और तब एक पॉसिबिलिटी हम लोगों की बनती है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं सब लोग? ओके, अब हम लोग आगे के शब्दावली पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लें आप लोग। ठीक है ना, नोट करते चलिए। आप लोगों को लगता है नहीं नोट करना चाहिए तो नोट कर लो। अभी इसमें मैं और एक शब्द बताता हूं, ध्यान देना इस चीज को। उबिए नहीं जी, यही चीज चल के आगे पेंच फंसा देगी। जैसे बहुत लोगों को जब मैं आपका टेंस का सेक्शन पढ़ा रहा था तब मैं ये बात बार बार कह रहा था कि हर एक शब्द को समझने की जरूरत होती है, नहीं तो हम लोग अलग से उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट विद क्या होता है, और आप एक चीज और देखिए, और स्टार्ट फॉर क्या होता है। ठीक है ना। और एक चीज और आप जरा ध्यान दो, और क्या होता है विद स्टार्ट। ये सब आप लोगों को दिखाई दे रही रहा होगा। स्टार्ट विद का मतलब क्या होता है, समझो, से शुरू करना। जैसे मैं कहूं आई स्टार्ट माई डे विद प्रेयर, मैं अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करता हूं। ठीक है ना, स्टार्ट विद, क्लियर। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश मंथ स्टार्ट्स विद जनवरी, जो अंग्रेजी महीने हैं वे जनवरी से शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट विद हो गया। स्टार्ट फॉर आप लोग जान ही गए। और अब बताइए विद स्टार्ट क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा, मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा। ठीक है ना।
ओके, आप लोग इसी तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ध्यान दीजिएगा। I started for school very late that morning and was in great dread। कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ। क्लियर, मैं स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड। अब इसको जरा समझिए, और मैं बहुत भय में था। अब ये ड्रेड क्या है जी, फिर ध्यान दो जी। इस ड्रेड, इसी चीज को हम लोग कहते हैं जी क्या, फियर। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पैनिक। इसी चीज को हम लोग कहते हैं टेरर। और एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, फोबिया। फोबिया क्या है जी, फोबिया भी डर है, लेकिन एक मानसिक भय है जिसको हम लोग कहते हैं, ये कह सकते हो मॉर्बिड फियर। मतलब जिस चीज का भय होना भी नहीं चाहिए उसका भी भय होता है, एक असामान्य भय जिसको कहते हैं, एक मनोरोग भी होता है फोबिया। बहुत सारे फोबिया आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपने पढ़े होंगे। इसी चीज को आप कह सकते हो एबनॉर्मल फियर। थोड़ा आराम से लिखते हैं ताकि आप लोगों के लिए हर चीज लेजिबल हो सके ना। ध्यान दिए आप लोग, पहले आप लोग शब्द को अच्छे से समझते जाओ, अर्थ को अभी मैं सब बता दूंगा, अर्थ बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसका। यहां पे ध्यान दो, आई स्टार्टेड फॉर, ये कौन सा टेंस है जी, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये सब बात भी आप नोट करते चले जाओ। जब किताब आप पढ़िए, जब आप कोई भी पैसेज पढ़िए तो इसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए, और मैं सारे पैसेज इसी तरह से आप लोगों को अगली अपनी क्लास में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जरा आप ध्यान देते हैं, नोट किए होंगे, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड। और मैं काफी भय में था, यानी कि लेखक कह रहा है कि दैट मॉर्निंग ही स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ। What was fear in his mind? Now an important question arises here. Okay, आगे आप लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो, वेरी लेट। अब देखिए हम लोग इसको भी समझ जाएं, शब्द को समझना है, शब्द के धनी बनना है, अर्थात बिना ओकैब के आप कुछ भी नहीं कर सकते जी, राइट। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में अपने बता रखा है कि अगर आपको मर्सिडीज खरीदना है तो शोरूम का पता होना चाहिए, प्लस आपके पास पैसे भी होना चाहिए। अब इसमें बताओ कठिन क्या है, शोरूम पता करना कि पैसे होना, मालूम होगा। उसी तरह से मैं कहता हूं कि ग्रामर जो है वो शोरूम पता करना है और ओकैब जो है वो पैसे होना है, ठीक है ना। अब आप इस बात को समझिए, हमारी बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। लेट, लेट का मतलब जरा आप ऐसे समझ जाओ जी, देर भी होता है। देखो कितना टेक्निकल होके हम इसे पढ़ाने की कोशिश में लगे हैं कि हम अपने बच्चों को एक एक चीज भी समझा दें, वो कितने भी बेसिक लेवल के हों, कितने भी कमजोर बैकग्राउंड के हों, ताकि उन बच्चों को भी आसानी से समझ में आए। इसी का मतलब देर होता है, और इसी का मतलब देर से भी होता है, देर से भी होता है, अर्थात ये एडवर्ब ही है। मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करता, लेकिन एक इशारा करता हूं आपको, यानी जब आपको देर कहना हो तब भी लेट कहोगे, और जब देर से कहना होगा तब भी लेट कहोगे। जैसे कहना हुआ कि मैं देर से आता हूं, तो आई कम लेटली नहीं हो जाएगा जी, और ना हो जाएगा फ्रॉम लेट। यही चीजें आपको कॉमन एरर में भी मदद मिलेगी, केवल हो जाएगा आई कम लेट। समझ में आया। और इसी लेट का अर्थ होता है स्वर्गीय भी होता है, पता होगा आप लोगों को, दिवंगत भी होता है, और इसी चीज को हम लोग अपनी उर्दू जुबान में महरूम भी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? देर, देर से। अब यहां पे बताओ देर होना क्या होगा, देर होना क्या होगा। अब तुम कहो नहीं जी बिकम लेट हो जाएगा, बिकम माने होना और लेट माने हो गया देर। थोड़ा आराम से देखिए, इसी चीज को हम लोग कहते हैं, नहीं जी बिकम लेट नहीं होगा, ये होगा क्या, गेट लेट, ठीक है ना। जैसे अब आपको अंग्रेजी बोलना है कि मुझे देर हो रही है, आई एम बिकमिंग लेट नहीं होगा, आई एम गेटिंग लेट, ठीक। ये सब बात आप ध्यान देते चलिए।
अगर ये सब बात नहीं आती है तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं जी कि मैं ग्रामर में बहुत अच्छा हूं, आई एम सो गुड एट ग्रामर बट आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, आई हैव नो फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। I teach you a very important thing to all of you. Without knowing grammar so well, this is not possible for one to have fluency in English language. ठीक है ना? ओके, ध्यान देते रहो। अब ये चीज आप जान गए ना, देर, देर से, और इसी का मतलब स्वर्गीय भी होता है, तो आप लेट को समझ गए होंगे। और देर होना क्या होता है जी? गेट लेट होता है। अब ध्यान दो जी, अब एक चीज आपने इसको भी सुना होगा, डिले। डिले का मतलब क्या होता है जी? देर लगाना। क्या करना जी? देर लगाना। देर लगाना का मतलब समय लगाना। मैं आपको बाइलिंगुअल होके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? नहीं तो मैं इसको भी इंग्लिश को इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना? देर लगाना और क्या? समय लगाना। इसी समय लगाना को हम लोग कहते हैं समय लेना। इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप इंग्लिश बोलने में भी पारंगत हो जाए, अंग्रेजी की प्रॉपर समझ भी डेवलप हो जाए आपके अंदर। जैसे मैंने कहा कि आप प्रश्नों को हल कर लेते हैं, लेकिन आप प्रश्नों को हल करने में बहुत देर लगाते हो, बहुत समय लगाते हो, बहुत समय लेते हो। तो इसका मतलब हो गया कि यू डिले, यू डिले। सभी बच्चे अपनी फी जमा करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे फी जमा करने में डिले कर देते हैं। डिले करते हैं मतलब देर लगाते हैं, समय लगाते हैं, समय लेते हैं। जो करना है वो तुरंत करिए, किसी भी काम को बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। डिले नहीं करना चाहिए, नहीं देर नहीं लगाना चाहिए, समय नहीं लगाना चाहिए, समय नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? अब इसी चीज को हम लोग एक अपनी आम भाषा में कहते हैं टेक टाइम। ठीक, डिले ही टेक टाइम है, टेक टाइम ही क्या है? डिले है, ठीक है ना? ओके, अब इसी चीज को हम लोग और भी चीज कहते हैं, लेकिन अभी ज्यादा नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप लोग नोट कर लें, बाकी मैं एक एक चीज पर वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? आप लोग केवल इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए और पढ़ते रहिए आराम से। फिर ध्यान दीजिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। अब इसको जरा देखिए, लेखक कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ और उस सुबह मैं बहुत भय में था। उस सुबह मैं बहुत भय में था, क्लियर? और किस भय में था? ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी डांटने के, डांट खाने के, डांट पाने के, डांटे जाने के भय में था। स्कॉल्ड को आप जरा ध्यान दो, स्कॉल्ड क्या होता है जी? अब इसी चीज को हम लोग कहते हैं डांटना। डांटना का एक अर्थ आप जानते होंगे, फटकारना। फटकारना को ही हम लोग कहते हैं बुरा भला कहना। किसी चीज को आप बुरा भला कहते हो, तुमको कोई भी काम अगर बिगड़ जाता है तो मेरे पिताजी मेरे भाई को कुछ नहीं कहते, मेरे को ही बुरा भला कहते हैं, मेरे को ही फटकारते हैं, मेरे को ही डांटते हैं। तो अब इसको और हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग और क्या कहते हैं? चाइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जी, इसी चीज को हम लोग REPRI, अगर क्लियर नहीं होगा लेजबल कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, ठीक है ना? रिप्राइमैंड, ये देखिए जी, ऑब्जर्गेट। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं चाइल्ड हो गया, रिप्राइमैंड हो गया, ऑब्जर्गेट हो गया, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैस। किसी व्यक्ति को कुछ कहना, उसकी आलोचना करना, डांटना, फटकारना, ठीक है ना? और इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिब्यूक। ठीक, डांटना, फटकारना, ठीक है ना? ओके, तो डांटना हो गया, फटकारना। अब आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक? स्कॉल्डिंग। तो अब फिर से पैसेज पे ध्यान दो, समझ गए होंगे कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और मैं डांटे जाने के भय से भयभीत था। अब मैं बताता हूं आप लोगों को लेखक कह क्या रहा है। राइटर कहता है कि ही वॉज ऑफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाई टीचर एंड दिस इज वाई ही वॉज इन फियर। इसी कारण से वो भय में था। तो वो भय में था, अर्थात नेमली ही वॉज ऑफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाई टीचर। ओके, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। अब और आगे समझिए, फिर कह रहा है स्पेशली, खासकर। अब देखिए, खासकर आप लोग पढ़िए जरा,
इसी चीज को आप कह सकते हो पर्टिकुलरली, इसी चीज को आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो सिंगुलरली, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं पिक्यूलियर। ठीक है ना, पिक्यूलियर भी होता है, स्पेशल होता है, पर्टिकुलर होता है, सिंगुलर होता है और पिक्यूलियर होता है। ठीक, आप लोग नोट करते जाओ। इस पैसेज को पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य है आपको वोकैब अच्छी कराना, आपके वर्ड पावर को बढ़ाना है। ठीक है ना, नोट किए आप लोग? चलिए नोट करते रहो, नोट कर लिए होंगे आप लोग मेरे साथ साथ। अब देखिए, अभी मैंने एक आपको बताया ये चीज, तुरंत ध्यान दो। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, और इसी को हम लोग कहते हैं विशेष। अब आपको सर इंग्लिश में बता दो, अरे भाई इंग्लिश में हो तो गया, ये देखो जी, इसी चीज को तो मैं कह रहा हूं आपको। और इसी चीज को आप लोग कहते हो स्पेशल। ठीक है ना, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब एक शब्द पे आप लोगों को ये चीज पे ध्यान देना है, ये शब्द पे ध्यान दो, पर्टिकुलर्स। देखिए पर्टिकुलर और पर्टिकुलर से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये पर्टिकुलर्स का मतलब होता है ब्यौरा, ब्यौरा का अर्थ हो गया विवरण। ठीक है ना, और इसी का मतलब हो गया लेखा जोखा। देखिए कैश मेमो पे लिखा रहता है पर्टिकुलर्स, मतलब आपने क्या खरीदा, कितना खरीदा, कितने हिसाब से खरीदा, कितनी पीस खरीदा, यानी पर्टिकुलर्स दूसरा शब्द है और पर्टिकुलर शब्द दूसरा शब्द है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट करिए। आप लोग ये मान के चलिए कि हम लोग एक एक चीज को सीख रहे हैं और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान की कोई मंडी नहीं होती है कि आप जाओ थोक भाव में तौला लाओ। ठीक है ना, एक एक चीज को आपको धीरे धीरे पिकअप करना पड़ता है। फिर ध्यान दो, आ गया। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread ऑफ अ स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। कि मिस्टर हैमेल किस विषय पर सवाल पूछने वाले थे? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आप जानते हुए होंगे, ग्रामर का एक हिस्सा है, ग्रामर का एक चैप्टर है पार्टिसिपल, पढ़ाया जाता होगा आप लोगों को। ठीक है ना, पढ़े होंगे। अब हमें ये बताते चलो कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल एक शब्द होता है जो वर्ब होता है बेसिक तौर से, लेकिन वो काम किसका करता है? एडजेक्टिव का। बस देखिए, हर चीज जब मैं पैसेज पढ़ाऊंगा तो पैसेज में आपके टेंस का भी ज्ञान होगा, वो कैब भी बढ़ेगी, शब्द के प्रयोग का भी तरीका बताया जाएगा, समझना भी बताया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कैसे पकड़ते हैं, कैसे पैसेज को पढ़ के हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, ओके, आप इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपल, एंड आई डिड नॉट नो। ध्यान देना, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था। बताओ ये कौन सा टेंस है जी? कल मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस करा रहा था, यही बात तो बताया कि हर टेंस को याद रखे रहो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब यस या ईएस, डू या डज। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? आ, या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते थे। जब मैं अपनी टेंस की वीडियोस पढ़ाया हूं लेवल 1 में, तो आप उस चीज को देखिए। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है, इतनी बात याद रखो, और इसमें डिड होता है, यही है पास्ट इंडेफिनिट जी, राइट। इस बात को आप याद रखिए बस। कभी कभी आपसे टेंस को डिटेक्ट करने के लिए कहा जाता है कौन सा टेंस है, ये भी बड़ा क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट है पार्टिसिपल। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट
वर्ड। अब यहां पे ध्यान दो, क्लियर, ये क्यों लिखा गया है द फर्स्ट। सपोज ये मान लो कि मैं पूरी ग्रामर का मंथन हो रहा है जी, आपने आर्टिकल भी पढ़ा होगा, ये लेवल 3 की वीडियो है, ठीक है ना, ये लेवल 3 की क्लास है हमारी, ये बात आप मान के चलिए। सपोज दैट कि ये पैसेज किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, अगर यहाँ पे अभी द फर्स्ट ना हो, केवल फर्स्ट लिखा हो, तो बताओ क्या एरर होगा। द फर्स्ट क्यों सही है और फर्स्ट क्यों गलत होगा, यहां पर जिस हिसाब से लिखा हुआ है। तो आप इस बात को मान लो कि कोई भी चीज जब ऑर्डिनल नंबर में होती, ऑर्डिनल होती है, तो उस चीज में हम लोग क्या लगाते हैं, फर्स्ट, ठीक है ना, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरह से, ठीक है ना। ओके, आगे आप लोग ध्यान दो, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, ओके, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ध्यान दीजिएगा। आई डिड नॉट नो फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेखक कह रहा है कि मैं उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था। नेम मतलब यहां लेखक कहना क्या चाहता है, राइटर मीन्स टू से दैट राइटर हैड लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिसिपल, नेमली he did not know anything about participle, so he was in fear because Mr. Hamill was going to question on participle, ठीक है ना। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर अ मोमेंट, अब हम लोग मोमेंट को पढ़ते हैं। ये देखो जी, ये क्या है मोमेंट, यहां से भी ये काफी बार आए हैं सवाल। मोमेंट क्या है जी, क्षण है। मोमेंट क्या है जी, पल है। आप इस चीज को समझते चलो, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं जिफी। आप लोग अगर देखे होंगे अपनी एसएससी की, बैंक की, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, जिफी। जिफी भी पल है, क्षण है। अब एक शब्द इसी से बनता है, एम, मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब क्या हुआ जी, पल भर का, पढ़े होंगे आप लोग, पल भर का, और पल भर का को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षणिक। क्षणिक, इसी चीज को कहते हैं हम लोग क्षण भंगुर, ठीक। जो चीज बहुत कम समय के लिए हो उसको हम लोग मोमेंट्री कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्लीटिंग। नोट करते चलिए जी आप लोग, फ्लीटिंग भी कहा जाता है, क्षण भंगुर। जैसे मैंने कहा मोमेंट्री, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग होते हैं, मान लो जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, शराब पे पैसे खर्च कर दिया, शराब पी लिया, घंटे 2 घंटे की उसको नशा हो गई, उसको आनंद आ गया, तो लेकिन लोग अपना पैसे का अपव्यय करते हैं, पैसे का मिसयूज करते हैं केवल मोमेंट्री प्लेजर के लिए। मोमेंट्री प्लेजर मतलब समझ रहे हो ना, मोमेंट्री प्लेजर का मतलब पल भर के आनंद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, क्षण भंगुर आनंद के लिए, यानी जो आनंद मिला वो कोई परमानेंट नहीं है, यानी ये परमानेंट का विलोम भी हो गया, यानी उसका एंटोनिम भी हो गया। और ये फ्लीटिंग भी आप समझ गए, ठीक है ना, फ्लीटिंग भी है यही, और यही आपका मोमेंट्री भी है। देख रहे होंगे आप सभी लोग, ठीक। आप लोग आगे बढ़ते रहिए फटाफट। मोमेंट, देखिए, मोमेंट थॉट ऑफ रनिंग अवे। अब ये रन अवे क्या है जी, फिर ध्यान दो, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। यहां पे ध्यान दो, आउट ऑफ डोर्स, रन अवे क्या होता है, भाग जाना होता है, ठीक है ना। लेखक कह रहा है, फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि लेखक को पार्टिसिपल के बारे में कोई आइडिया नहीं था, राइटर को पार्टिसिपल का ज्ञान नहीं था, और मिस्टर हैमिल पार्टिसिपल पर उससे सवाल पूछने वाले थे। इसी कारण से लेखक बहुत डरा हुआ था, और लेखक कह रहा है कि फॉर अ मोमेंट थॉट, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा, यानी लेखक ने सोचा, किसके बारे में सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में सोचा। लेखक ने किसके बारे में सोचा, भाग जाने के बारे में सोचा, ठीक है ना, भाग जाने के बारे में सोचा। अब आप इस बात को ध्यान दीजिएगा जी, देखिए, थिंक ऑफ भी होता है, यानी जो ये ऑफ होता है ये किसका काम करता है जी, अबाउट, ठीक है ना। ओके, थिंक ऑफ। इसी तरह से आप एक शब्द को और सीखो जी, नो ऑफ।
और इसी तरीके से आप एक शब्द को और जानो, स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ का मतलब होता है के बारे में बात करना, के बारे में बोलना। नो ऑफ, के बारे में जानना। आई नो नथिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। आई नो नथिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। थिंक ऑफ, के बारे में सोचना। तो वही बातें मैं कह रहा हूं कि मिस्टर हैमेल वाज गोइंग टू क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, सो राइटर वाज अफ्रेड ऑफ थिंकिंग इट, सो राइटर डिसाइडेड फॉर अ मोमेंट दैट ही शुड रन अवे फ्रॉम द स्कूल, उसे स्कूल से भाग जाना चाहिए, उसे भाग जाना चाहिए, ऑफ रनिंग अवे। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को वो बिताए, कहाँ बिताए, आउट ऑफ डोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये जी क्या है, आउट ऑफ डोर्स। देखिए डोर माने तो दरवाजा होता है, लेकिन जब आउट ऑफ डोर्स कहा जाए तो इसका मतलब होता है घर के बाहर। घर के बाहर का मतलब आप समझिए, जैसे आपने कोई चाय का प्याला लिया और बैठ के आपने घर में पी लिया, तो वो घर में पी लिया तो ठीक ही है, और आप लेकर आए घर के बाहर पी ले तो आउट ऑफ डोर्स नहीं माना जाएगा। का पोर्च में निकाल आए तो आपका आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स का मतलब घर का बाहर, कि मतलब जब आप घर में ना हो, घर से बाहर हो, बाजार में हो, विद्यालय में हो, या कहीं भी हो, यानी आप घर में ना हो। इसलिए दो शब्द बना है, इनडोर्स एक्टिविटीज और आउटडोर्स एक्टिविटीज। समझ रहे हो ना, आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर, ठीक है ना। जैसे बच्चे क्या है, मोबाइल लिए हुए हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये सब इंडोर्स एक्टिविटीज हैं। और क्रिकेट खेलने चले गए मैदान में, दोस्त के घर चले गए, बाजार घूमने चले गए, कहीं साइकिलिंग करने चले गए, तो ये सब आउटडोर्स एक्टिविटीज हैं। तो आप देखिए अगर कभी ये कॉमन एरर में आता है तो ये क्या लिखा रहता है, केवल आउट ऑफ डोर नहीं होता शब्द। शब्द क्या है, आउट, ये देखिए ये लगा हुआ है जी, यानी आउट ऑफ डोर्स गलत, आउट ऑफ डोर गलत है, आउट ऑफ डोर्स जो है ये सही है आपका। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्दावली पे। कल मैंने आपको स्पेंडिंग बताया था, स्पेंड क्या होता है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। फिर कह रहे हैं, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, कि जंगल के एक छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे। चर्प का मतलब पक्षी का बोलना होता है जी, ध्यान दो, चर्प पक्षी का बोलना, पक्षी बोल रहे थे, द बर्ड्स। अब आप मुझे बताओ पक्षी विज्ञान क्या होता है। मैं पक्षी के बारे में सब बताऊंगा, जिस दिन मैं पक्षी को पढ़ाऊंगा तो घंटे भर में केवल पक्षी के बारे में ही बताऊंगा, और ये सब आता है, जितनी भी लॉजी हैं सारी चीजें आती हैं। चलो जल्दी बताओ जी क्या होता है पक्षियों का विज्ञान, ठीक है ना। आप लोग बताते रहिएगा, कमेंट में करिए, लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है ना। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब ये एज क्या होता है, एज का मतलब होता है कगार, कगार का मतलब ही होता है किनारा, किनारा को ही हम लोग कहते हैं छोर, पढ़े होंगे। इसी चीज को हम लोग कहते हैं एंड, ठीक है ना। ओके, द एज ऑफ द वुड्स। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए वुड माने तो हो गया लकड़ी, लेकिन वुड को कभी भी हम लोग वुड्स नहीं लिख सकते। क्यों वुड को वुड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। देखिए मैंने उसको भी यहीं दोहरा दिया। पूरी ग्रामर को हम लोग एक साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये लेवल 3 का मसला है, हम लोग सारी चीजें ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो लेवल 1 लेवल 2 पे बहुत अच्छे से तैयारी करके आओ, और लेवल 3 पे हम लोग एक साथ सभी अपीयर्ड क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उड्स, तो ये उड्स नहीं होगा जी, ये उड ही रहेगा, या तो आपको बताएंगे आगे क्या। लेकिन जब उड्स कहीं कहो कि नहीं जी हमने उड्स लिखा देखा है, अगर आपने उड्स लिखा देखा है तो इस उड्स का मतलब जंगल होता है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे उड्स कह रहा है लेखक। लेखक क्या कह रहा है कि मिस्टर हैमेल उससे पार्टिसिपल पर सवाल पूछने वाले थे, इसीलिए लेखक बहुत भयभीत था और वो स्कूल से भाग जाने की कोशिश किया, ठीक है ना। और भाग जाने के बारे में सोचा, और वो कहता है कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर
चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, कि जंगल के एक छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और ये लेखक के लिए बड़ा ही आनंददायक था, बड़ा ही मजेदार था। एंड इन द ओपन, इन द ओपन का मतलब खुले में, इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है आरा मशीन, जहां लकड़ी उकड़ी काटी जाती है, ठीक है ना, आरा मशीन एक फैक्ट्री टाइप का होता है। तो अब आप यहां पे जरा देखिए, बैक शब्द को समझने की कोशिश करिएगा। बैक ऑफ द सॉमिल, अगर कहीं लिखा हो बैक साइड ऑफ बिल्डिंग तो ना जी, ये गलत होगा, बैक ऑफ द बिल्डिंग होगा, ठीक है ना। ये भी एरर में आ चुका है, मैं आपको जब सवाल लाऊंगा तो दिखाऊंगा कि देखो जी ये सब हम पढ़ा बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। एक मिनट जरा आराम से देख लो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बैक के, अब बैक शब्द को आप पढ़े हो, अब आप ये बात सोचते हो कि बैक माने तो मैं जानता ही हूं, बैक माने आपको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ये सब शब्द खूब आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कहा गया बैक साइड ऑफ बिल्डिंग नहीं होगा, देखो लिख दे रहे हैं जी, आप बैक साइड ऑफ बिल्डिंग नहीं कह सकते, बैक ऑफ द बिल्डिंग कहोगे, ठीक, ओके। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये आएगा आपके एडजेक्टिव में, कॉमन एरर सारा कुछ हमने पढ़ाया है, और मैं आपको यूट्यूब पर भी दूंगा और अपने एप्लीकेशन पे भी सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप लोग इसी तरह से अपनी वोकैब को एकदम मथ के रखिए पूरा, ठीक है ना। आगे ध्यान देते हैं, उड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, समझ गए ना, उड्स को भी समझ गए, सॉमिल को भी समझ गए, बैक को भी आप समझ गए, बैक पीछे, क्लियर, पिछला हिस्सा भी होता है, चर्पिंग को भी आप समझ गए, पक्षी को मैंने आपको बता ही दिया, बर्ड्स होता ही है, ठीक है ना। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान दो पैसेज को, क्लियर। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पुर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब ये ड्रिल क्या है, शब्द को आप समझते रहिए जी। देखिए देखिए, ड्रिल का मतलब तो एक होता है छेद करना, आप लोग जानते होंगे ड्रिल मशीन होती है, देखे होंगे ड्रिल मशीन कि नहीं देखे हो, ड्रिल किया जाता है, ड्रिल का मतलब छेद किया जाता है। लेकिन सैनिक लोग या पुलिस वाले, पुलिस जब अपना अभ्यास करती है तो उसको हम लोग ड्रिल कहा जाता है। सैनिक जब अभ्यास करता है लड़ाई का, अपना हथियार चलाने का, तो उसको ड्रिल कहा जाता है, ड्रिल। समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोग जब परीक्षा की तैयारी का अभ्यास करने के लिए कोई परीक्षा देते हैं तो उसी चीज को आप लोग कहते हैं मॉक, ठीक है ना। मॉक, मॉक शब्द को आप समझिएगा, मॉक के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अर्थ हैं जी, ठीक है ना। एक एक शब्द की मैं व्याख्या करूंगा आपके लिए। तो ड्रिल माने जान गए, सैनिक लोग क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, ठीक है ना। तो लेखक कह रहा है द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। अब देखिए मच और मोर क्यों साथ में आया है, जिसको मुझे जरा बताओ जी, ठीक है ना। मैं आपको जब पैसेज पढ़ाऊंगा तो मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि ग्रामर का पूरा मंथन किया जाएगा। देखिए होता क्या है, मैटर क्या है, मैं आराम से लिख रहा हूं, आप समझो। यहां पे किसी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी भी एडजेक्टिव का कोई कंपैरेटिव डिग्री होता है तो उसके साथ वेरी का नहीं, मच का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे एक उदाहरण समझ जाओ, मैं कह रहा हूं कि पारुल इज ब्यूटीफुल, पारुल सुंदर है। मैंने कहा नैन्सी इज ब्यूटीफुल, नैन्सी सुंदर है। अब मैंने कहा नैन्सी पारुल से बहुत ज्यादा सुंदर है। अब मुझे बताओ कैसे बोलेंगे कि नैन्सी पारुल से बहुत ज्यादा सुंदर है। समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, नैन्सी इज, अब हमने कहा बहुत ज्यादा, नैन्सी इज, अब आपने कहा बहुत ज्यादा तो वेरी,
और मोर ध्यान दो, नैन्सी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल और हो गया दैन पारुल, दैन पारुल। ठीक, ओके। नैन्सी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल, अब ये वाक्य गलत है, ये देखो एडजेक्टिव है ये जी, और ये देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, मोर मोर लगा के हमने एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। और जब इसको बहुत इसमें अर्थ इंक्लूड करना है तो यहाँ वेरी नहीं होगा, अब यहाँ क्या होगा, मच, यानी मच मोर ब्यूटीफुल होगा। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया? जैसे मैंने कहा राज अमीर है, साहिल अमीर है, राज इज रिच, साहिल इज रिच, तुमने कहा नहीं जी, राज साहिल से ज्यादा अमीर है, राज इज रिचर देन साहिल, तो मैंने कहा राज साहिल से ज्यादा अमीर है नहीं, राज साहिल से बहुत ज्यादा अमीर है। तो अब आप कैसे बोलोगे, राज इज मच मोर, राज इज मच रिचर देन साहिल, समझ गए ना जी? यानी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग होता है, वेरी का प्रयोग नहीं होता। तो यहां टेम्पटिंग का मतलब तो लुभावना हो गया, आकर्षक हो गया, लालच पैदा करने वाला हो गया। अब इसका कंपैरेटिव कैसे बना, मोर टेम्पटिंग, और मोर टेम्पटिंग के साथ वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा आकर्षक था, तो बहुत के लिए यहां पे हमने मच लिखा है। अगर इसी में अभी हम वेरी लिखा होता तो यहां पे तुरंत ही एरर पैदा हो जाता। ठीक है ना, यही चीजें आता है, यही चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगी हर एक सेक्शन में। ठीक है ना, ओके। जैसे अभी लिखा हुआ हो, ये गलत है जी, वेरी रिचर नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, क्यों, रिचर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ वेरी नहीं आता, उसके साथ क्या आएगा, मच आएगा। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लो, अपने ज्ञान भंडार में इसको जोड़ते जाओ। ठीक है ना, ओके। अब ध्यान देते हैं आप लोग, इसको मिटा दिया जाए। ये देखिए टेम्पटिंग आता है जी, अब टेम्प्ट बताइए क्या है, थोड़ा हम भी संभाल के लिखें। टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग शब्द पे ध्यान देते जाइएगा, राइटिंग पे थोड़ा इग्नोर करिए। टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब ही होता है आकर्षित करना। ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं कैप्टिवेट, और क्या कहते हैं जी, कैप्टिवेट, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं और इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या जी, इंचैंट। क्या कहते हैं हम लोग, इंचैंट कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं बिविच भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब सबका क्या हुआ, मंत्र मुग्ध कर लेना, मंत्र मोह लेना, बहुत ज्यादा आकर्षित कर लेना किसी चीज को। ठीक है ना, जैसे कोई चीज मैंने कहा कि जब आप कभी कश्मीर घूमने जाओ तो कश्मीर की जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको इंचेंट कर लेती है, यानी जादू सा असर करती है, मंत्र मुग्ध कर लेती है, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो ये टेम्प्ट आकर्षित कर लेना, मंत्र मुग्ध कर लेना, लुभा लेना, लालच पैदा कर देना, वही चीज कैप्टिवेट है, मेस्मराइज है, इंचेंट है और बिविच है। ठीक है ना, जादू सा असर करना। ठीक, बताएंगे इन सब सारी चीजों को, और यही चीजें बन गया जब टेम्प्ट से बन गया टेम्पटिंग। टेम्पटिंग, आकर्षित करने वाला, जो चीज लुभावने वाली हो, लुभाने वाली हो, तो वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको कहो तो ये भी बता दूं कि लुभावना बना जी कैसे, लुभाने वाला, एक जरा मेरी तरफ ध्यान दो, मैं इसको आपको पढ़ा देता हूं, आप लोग देखे रहिए कैसे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, अब एक शब्द मैं बता रहा हूं आपको, वाला, वाली और वाले। ठीक, ध्यान दो, वाला वाली वाले अगर आपके हिंदी में आ गया तो कैसे जानोगे, पहली बात है वाला वाली का भाव आपका आता है किससे जी, विद। शब्द पे ध्यान दो, जैसे आपने पढ़ा होगा अ गर्ल विद बास्केट, टोकरी वाली लड़की, अ शर्ट विद कॉलर,
कॉलर वाली शर्ट, है ना। अ पेन विद डबल पॉइंट, दो मुंह वाली जो है, दो पॉइंट वाली पेन, ठीक है ना। आई हैव अ शर्ट विद 6 पॉकेट, मेरे पास 6 जेब वाली शर्ट है। तो आप जानते होंगे विद वाला वाली वाले होता है, ठीक है ना। अब एक वाला वाली वाले का भाव कहाँ आएगा। इसी तरह से आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाएगी, एक एक शब्द को कैसे अंग्रेजी में उतार लेते हैं आप लोगों को पता चलेगा। एक होता है वर्थ ऑफ, इसी चीज को कहते हैं की कीमत का, की कीमत का, लेकिन हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसको वाला वाली वाले ही कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जाओ एक पेन खरीद लाओ, तुमने कहा सर कितने वाली पेन, मैंने कहा कोई भी ले लो, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 50 रुपए वाली। तो मैंने कहा वर्थ ऑफ 10 रुपीज, वर्थ ऑफ 20 रुपीज, वर्थ ऑफ 5 रुपीज। तो ये क्या हो गया, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 50 रुपए वाली, यानी 50 रुपए कीमत का, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इसी वाला वाली वाले को जब हम लोग, एक चीज आप देखे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में, उसके ग्रामर में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, तभी वाला वाली वाले आती हैं। जैसे भी हो गया वॉशिंग मशीन, आपने पढ़ा होगा वॉशिंग मशीन, सीखिए जरा। वॉश माने धुलना, वॉशिंग मशीन धुलाई करने वाली मशीन, वॉशिंग पाउडर धुलाई करने वाला पाउडर, इंग्लिश स्पीकिंग मैन अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति, इंग्लिश नोइंग पर्सन अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति, इंग्लिश नोइंग पर्सन अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति। इसी चीज को हम कहते हैं हेल्पिंग नेचर, मदद करने वाला स्वभाव, जिसका मदद करने वाला स्वभाव होता है कहते बड़ा हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ये हो गया वाला वाली वाले। और एक चीज होता है वाला वाली वाले, एक वन भी होता है, जो कि ये आप देखते होंगे, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है ना। पता होगा कैसे होता है। आप कहते हो ये वाली पेन, वो वाली पेन, तो मैंने कहा दिस वन, दैट वन, सेकेंड वन, ओल्ड वन। मेरे पास एक नई कार है, नई कार मैंने खरीदा, तो तुमने कहा सर पुरानी वाली क्या किया, मैंने कहा आई सोल्ड ओल्ड वन, आई सोल्ड मैंने बेच दिया ओल्ड वन, पुरानी वाली। अब पुरानी वाली नहीं आ गया वन वाली। अब एक नया बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है, वो कैसे जानेगा कि वाली के लिए मैं यहाँ लाऊं। तो एक बात आप जानिए, मैं हर चीज को बहुत बायलिंगुअल होके आपको पढ़ाऊंगा। आप लोगों को से केवल एक ही बात मैं कह रहा हूं कि आप पेशेंस के साथ पढ़िए, केवल उतावलापन अच्छी चीज नहीं होती है सीखने में, ठीक है ना। अब आप इस बात को जान गए, वन वाला, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, इसके पीछे मैं ग्रामर में नहीं जाऊंगा। वर्थ ऑफ हो गया, विद वाला वाली वाले हो गया, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को पता चल गया। आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा, ठीक है ना। तभी ये पता चल गया टेम्प्ट, लुभाना। तो टेम्पटिंग का क्या मतलब हो गया, लुभाने वाला, लुभाने वाली, लुभाने वाली, इसी को कहते हैं लुभावना, ठीक है ना। ओके, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं, एक कहते हैं अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब भी वाला होता है, ध्यान दो। जैसे मैंने कहा विद्यार्थियों पे अटेंशन, आई एम अबाउट टू टीच अ न्यू लेसन टू ऑल ऑफ यू। ओके, अच्छा कि तुम आ गए, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको फोन करने वाला था। आगे अब नहीं आ गया। अब देखिए वाला वाली को मैंने विद पढ़ा दिया, वाला वाली को मैंने वर्थ ऑफ बता दिया, वाला वाली को मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, जैसे वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन, है ना। ओके, अब इसी चीज को हम लोग कहते हैं डस्टिंग क्लॉथ। जैसे हमने कोई कपड़ा पूछने वाला है तो उसको कहते हो डस्टिंग क्लॉथ, राइट, ठीक है ना। ओके, इस चीज को आप जान गए, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, इंग्लिश नोइंग पर्सन, ठीक है ना, हेल्पिंग नेचर। तो ये वाला वाली वाले आ गया। अब एक अबाउट टू भी होता है। अब अबाउट दूसरा शब्द है जी, आप ध्यान दीजिएगा, यही चीजें तो अंग्रेजी में पेज फंस जाता है। बहुत लोग जो जुगाड़ से सीखते हैं, जुगाड़ बड़े चीज के लिए नहीं होता जी, जुगाड़ छोटी छोटी चीजों के लिए चलता है, ठीक है ना। अबाउट का मतलब बारे में भी होता है, अबाउट दूसरी चीज है, और अबाउट टू क्या है, दूसरी चीज है। मैंने कहा कि मैं एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम अबाउट टू टीच अ न्यू लेसन, मैं एक नया पाठ पढ़ाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो देयर, मैं वहां जाने वाला हूं, ठीक है ना। ओके, चलो आगे। अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी ये सारी चीजें लेजिबल कम है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, आपके लिए सही है। रूल फॉर पार्टिसिपल, ठीक है ना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिचिस्ट एंड हरीड ऑफ। अब हरी ऑफ का मतलब क्या होता है जी, हरी ऑफ का मतलब जल्दी से कहीं पे दौड़ के जाना, दौड़ के भाग के जाना, ठीक है ना। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं
ये टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्लास्ट ऑफ। ये टेक्निकल वर्ड है, जैसे विमान है, अंतरिक्ष यान होता है, जब वो जमीन को छोड़कर तेजी से उड़ जाता है तो उसको ब्लास्ट ऑफ कहा जाता है। ब्लास्ट दूसरी चीज है जी, और ब्लास्ट ऑफ दूसरी चीज है, आप समझिएगा। ब्लास्ट ऑफ, ठीक है ना, यानी बहुत तेजी के साथ जाना। तो लेखक कहता है कि रूल फॉर पार्टिसिपल क्लियर वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी जो पुर्शियन जो सोल्जर थे वो जो अभ्यास कर रहे थे, यानी ड्रिल ऑफ द पुर्शियन सोल्जर्स वर मोर टेम्पटिंग टू राइटर, लेखक के लिए वो ज्यादा आकर्षक था, ठीक है ना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द, किससे ज्यादा, रूल फॉर पार्टिसिपल। अब यहीं से मैं क्वेश्चन निकालूंगा, अभी तो मैं यही समाप्त कर दूंगा, आगे चलकर जब मैं कभी भी पैसेज पढ़ाऊंगा तो उसमें से क्वेश्चन निकालूंगा, ताकि आप लोग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को हल करने में महारत हासिल कर लें। अब आपसे एक सवाल मैं पूछ सकता हूं, एक सवाल यही ऐसे ही बनता है कॉम्प्रीहेंशन में, देखो ध्यान देना जी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रश्न कि व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग दैन रूल ऑफ पार्टिसिपल फॉर राइटर, यानी लेखक के लिए पार्टिसिपल के रूल से ज्यादा आकर्षक चीजें, मंत्रमोह लेने वाली लुभावनी आकर्षक चीजें क्या थी। अब आप बताइए, यहीं पे मैं 4 विकल्प लिख दूंगा। अब आप जब समझे रहेंगे तब तो आप सही कर पाते हैं जी। यही चीज सबसे ज्यादा बच्चे हमेशा, अभी मैं पढ़ा रहा था, बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थी कि सर आप पैसेज बताइए, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़ाइए, वो हम लोगों को नहीं आता। भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको तब समझ में आएगा जब ग्रामर आपको पूरी तरह क्लियर होगी, वो कैब आपकी क्लियर होगी, पढ़ना आता होगा, समझना आता होगा, ये सारी चीजें जब अच्छी होंगी तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं आपको वो कैब पे, ग्रामर पे, सारी चीजों पे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज खूब सारे कराऊंगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए अब मैं यहाँ पे 4 विकल्प लिखूं तब टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अब मैं इसको लिख कर लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन बना के लाऊंगा। तो लेखक के लिए क्या आकर्षक था जी, तो आप बताइए। वही चीजें लेखक कह रहा है, जो ओपन फील्ड में पक्षियों का चहचहाना, पुर्शियन जो सोल्जर थे उनका ड्रिल, उनका जो अभ्यास था, ये सब लेखक के लिए बहुत आकर्षक था। यानी जो लेखक के लिए पार्टिसिपल के रूल को याद करना था, वो लेखक के लिए एक बोरिंग चीज था, ठीक है ना। तो मतलब हो गया चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एंड ड्रिल ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स वर मोर अट्रैक्टिंग देन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल फॉर राइटर, लेखक के लिए सब ज्यादा था, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास आई है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को आप बताइए जी। स्ट्रेंथ का एक मतलब तो हो गया ताकत, ताकत को ही हम लोग कहते हैं मजबूती। एक इसका और अर्थ है, जरा आप समझे रहो, ये सब खूब पूछा जाता है, माना कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन कोई चीज छोटी, कोई चीज हम बड़ी चीज नहीं मान के चलेंगे। ना हम किसी को आसान समझेंगे, ना हम किसी को कॉम्प्लिकेटेड समझेंगे, हम लोग सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। और इसी का मतलब ही होता है किसी संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या। जैसे कोई कहता है सर आपकी कोचिंग की स्ट्रेंथ क्या है, आपके विद्यालय की स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक। अब ये चीज आप ध्यान के दे के चलो। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर ये सब सारी चीज कर दिया जाता है, बिल्डिंग में अगर बीम वगैरह लगा दी जाती हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है मतलब उनकी ताकत, उनकी मजबूती क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। विटामिन डी लेने से हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी उनकी मजबूती बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब तो होता है विरोध करना, ठीक। अब विरोध करना तो हमने आपको बता रखा है जी, अपोज होता है कि नहीं होता, पढ़ते रहना, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे एक एक पॉइंट को, ठीक। अब हरियर ऑफ मतलब भाग गया, मतलब जल्दी से लेखक एकदम बहुत तेजी के साथ गया।
जिसको आप रस भी कहते हो ना। और ब्लास्ट ऑफ इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कहाँ, टू स्कूल, विद्यालय को। अब स्कूल का भी कम से कम हम तुम्हें, स्कूल भी आपको आता है, स्कूल भी आपको 1 2 3 4 भी बताई जाएंगी, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें आपको, ठीक है ना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से हम अपनी वोकैब को मजबूत करें, किस तरह से हम ग्रामर को अगर पढ़े रहेंगे, टेंस अच्छा होगा, एक्टिव पैसिव अच्छा होगा, नरेशन अच्छा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच अच्छा होगा, हमारी वोकैब अच्छी होगी, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होता है, सब कुछ बहुत आसान होता है। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग हमारे साथ आगे की क्लास लेते रहिए, है ना प्रिय साथियों। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, मैं आपके साथ अगली कक्षा में पुनः होऊंगा। ओके।